आज हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा और भाग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था धनात्मक संख्याओं का जोड़ और घटाना और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये उसके पहले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा और भाग, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न भी पूछूंगा और जितने लोग उस प्रश्न का सही सही जवाब देंगे अगले वीडियो में हम उनका नाम जरूर लेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इसी में जो मैं पढ़ाऊंगा इसी से संबंधित प्रश्न भी रहेगा। 4-5 प्रश्न मैं हल करवाऊंगा और एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुणा और भाग में हम लोग क्या देखते हैं। गुणा और भाग किसका? माइनस और प्लस का। तो सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या होता है। अगर प्लस का प्लस में गुणा करते हैं तो प्लस ही होता है। पहली लाइन, 4 लाइन आपको पढ़ना है और ये 4 लाइन हमेशा के लिए है। प्लस का प्लस में गुणा होगा तो प्लस होगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा तब भी प्लस होगा। कैसे याद रख पाएंगे इसको? ऐसे याद रखिए, अगर सेम चिन्हों का गुणा होगा तो हमेशा प्लस होगा, चाहे प्लस प्लस ही हो और चाहे माइनस माइनस ही हो, हमेशा प्लस हो जाएगा। अगर चिन्ह अलग अलग हो गया, एक माइनस हो गया और दूसरा प्लस, तो हमेशा माइनस आएगा, वो चाहे माइनस या प्लस इधर हो और चाहे उधर हो। तो एक लाइन में अलग अलग चिन्हों का यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक धन का और ऋण का गुणा होगा तो हमेशा ऋण आएगा, धन धन का गुणा होगा तो धन ही होगा, ऋण ऋण का गुणा होगा तो ऋण ही होगा। और यही सेम प्रक्रिया भाग में भी होगी। भाग में भी अगर धन का भाग धन में होगा तो धन ही आएगा, माइनस का भाग माइनस में होगा तो प्लस ही आएगा। जैसे माइनस का माइनस में गुणा प्लस, माइनस का माइनस में भाग प्लस। सेम वही माइनस का अगर प्लस में भाग होगा तो माइनस आएगा और प्लस का माइनस में भाग होगा तब भी माइनस ही आएगा। यानी गुणा में और भाग में बिल्कुल वैसा ही है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ सवाल हम लगा देते हैं ताकि इसको समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए पहली सवाल, -3 गुणित 4 बराबर क्या होगा। तो अंकों का तो हमेशा गुणा होगा, भाग का चिन्ह लगा है तो भाग होगा। तो 3 चौक क्या हो गया? 12। अब हमें समझना है कि यहाँ चिन्ह क्या लगा है। तो चिन्ह में यहाँ पे माइनस है और यहाँ 4 में कोई चिन्ह नहीं लगा है। कोई चिन्ह नहीं लगा है तो हमने इसके पहले वीडियो में बताया था, जानते होंगे कि जहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा होगा वहाँ प्लस माना ही जाता है। इसका मतलब माइनस का प्लस में गुणा हो रहा है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस आएगा। अगर मान लीजिए 4 को इधर लिख दें और 4 में लगा दें माइनस का चिन्ह, गुणित -3, तो 4 तिहाई हो गया 12। और चूंकि दोनों जगह माइनस है तो माइनस में माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? प्लस। तो आप समझ गए होंगे। दूसरी सवाल थी। तीसरी सवाल है -1 गुणित -1 गुणित -1 गुणित -1 बराबर क्या होगा। 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1। एक का एक में चाहे जितनी बार गुणा हो, चाहे 2 बार गुणा हो, चाहे 1,00,000 बार गुणा हो, हमेशा एक ही आता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो 4 बार से, 5 बार से या 50 बार से कोई मतलब नहीं है, चाहे जितनी बार हो एक आएगा ही। बस ये ध्यान देना है कि यदि सब में माइनस लगा है तो कितनी बार लिखा है। अगर सब में माइनस लगा है और सम बार लिखा है, सम बार का मतलब 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, सम बार लिखा है तो प्लस हो जाएगा। और अगर विषम बार लिखा है तो माइनस ही होगा। जैसे -1 गुणित -1 गुणित -1, ठीक है। तो 1 का 1 में 3 बार गुणा हुआ, 1 ही आया। लेकिन 3 बार यानी कि विषम बार है तो माइनस ही हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, माइनस का माइनस में जब 2 बार गुणा किए तो माइनस माइनस हो गया प्लस, अब यहाँ हो गया प्लस, अब फिर से प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस तो आएगा ही। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि अगर संख्याएं सेम हो या सेम ना भी हो, अगर उसका सम बार गुणा हो रहा है
तो वो माइनस प्लस में बन जाएगा, और अगर विषम बार गुणा हो रहा है तो वो माइनस ही रहेगा। अगर मान लीजिए पावर लगा है पांचवी सवाल में, जैसे मान लीजिए लिखा है 1 माइनस 1 के घाते 101, क्या होगा इसका आंसर? माइनस 1 के घाते 101, तो आप जान रहे हैं कि माइनस 1 का 101 बार गुणा करना है, तो चाहे जितनी बार गुणा करो एक ही आएगा, लेकिन घात विषम है, इसका मतलब कि 101 बार विषम बार गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। अगर यहाँ 100 होता तो प्लस 1 आ जाता। ठीक है, बहुत सरल है। यही प्रक्रिया भाग में भी है। अगर मैं 12 का भागा माइनस 12 भागा 2 कर दूं तो 12 का 2 में भाग होगा 6 आएगा, माइनस का प्लस में भाग होगा माइनस आएगा। अगर इधर प्लस है उधर माइनस है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 छंग 12 और माइनस ही आएगा। यानी किधर भी एक संख्या में माइनस लगा है और दूसरी संख्या में प्लस लगा है तो उत्तर आपका माइनस ही होगा। हाँ, दोनों में अगर लग जाए तो आप देख ही चुके हैं, दोनों में लग जाए तो प्लस हो जाएगा, और प्लस दोनों में लगा है, दोनों में प्लस लगा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो प्लस होगा ही। दोनों में माइनस लगा है तब भी प्लस होगा, अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ सवाल लगाते हैं, थोड़ा सा कठिन। आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, पढ़िए उसको ध्यान से और लगाने की कोशिश करिए। लिखा है 10 में से -3 घटाने पर कितना बचेगा? 10 में से -3 घटाने पर कितना बचेगा? लगाइए। जब भी आपको सवाल समझ में न आए कभी भी दिमाग ज़्यादा खर्चा मत करिए, आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाइए, सवाल आपकी लग जाएगी। 10 में से -3 को घटाना है। ठीक है, 10 में से -3 को लिख देते हैं 10, और इसे हमने एक ब्रैकेट में कर दिया बंद। अब चूंकि 10 में कोई चिन्ह की बात नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है कि 10 धनात्मक संख्या है। 10 में से घटाना है, ठीक है, तो घटाना का चिन्ह लगा दीजिए। कितना घटाना है उसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए, -3 घटाना है। तो जो सवाल लिखी गई है वो बिल्कुल इस तरह से अंकों में उतारी जाएगी। 10 में से -3 को घटाना है। अगर कहता 10 में -3 को जोड़ना है तो यहाँ माइनस रहता -3, लेकिन यहाँ हो जाता प्लस। अगर कहता 10 में -3 का गुणा करना है तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगाते। कहता 10 में -3 का भाग करना है तो यहाँ भाग लगाते। अब क्या कह रहा है? 10 में -3 को घटाओ। चलो घटाओ। अभी हमने कल पढ़ा था कि जब ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ा जाता है। ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, इधर कोई चिन्ह ही नहीं है तो कुछ मत लिखिए। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अगर आप ब्रैकेट के अंदर बाहर नहीं समझते तो सीधा समझ लीजिए कि ब्रैकेट के अंदर वाले का ब्रैकेट के बाहर वाले का गुणा होता है, तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। और ये क्या? 3। आप बताइए, यहाँ भी 3 धनात्मक है और यहाँ भी 10 धनात्मक है, दोनों वही संख्याएं हैं, पॉजिटिव हैं, जुड़ेंगी कि घटेंगी? जुड़ जाएंगे। 10 3 13, -13 नहीं 13 धनात्मक संख्या। 10 में -3 घटाया गया, 7 नहीं आया, 13 आया। कैसे आया समझ गए होंगे। अगली सवाल है -15 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा? -15 में से 5 घटाने पर कितना बचेगा? करिए, ब्रैकेट में लिख दीजिए -15, घटा दीजिए 5। 5 के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है, प्लस कि मतलब कैसा है, चर्चा नहीं हो रही है तो आप उसको चाहें तो ब्रैकेट में लिखें, चाहें तो न लिखें। जो धनात्मक संख्या होती है अगर वो पहले लिखी जा रही है तो जैसे यहाँ हमने लिखा है, तो आप इसको अगर ब्रैकेट में नहीं भी लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर बाद में उसको लिखना है तो ब्रैकेट में जरूर लिखिए। खैर, यहाँ हमने ब्रैकेट में दोनों को लिख दिया, और सबसे अच्छा होगा कि आप दोनों को लिखिए, झंझट ही खत्म। -15 में से 5 को घटाना है। 5 कैसा है? धनात्मक है। ब्रैकेट तोड़िए, -15 आया, क्योंकि इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है, या फिर प्लस है तो प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस ही आएगा, माइनस का प्लस में गुणा होगा, माइनस ही आएगा, और 15 5 हो जाएगा -20। तो इसका आंसर क्या हो गया? -20।
तीसरा प्रश्न है 4 में -7 जोड़िए। 4 में -7 को जोड़िए। 4 लिख दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, जोड़ना है। क्या जोड़ना है? -7 जोड़ना है। ठीक है, 4 में -7 को जोड़ना है। 4 प्लस का माइनस में गुणा होगा, माइनस हो जाएगा 7। अब देखिए 7 ऋणात्मक संख्या है और 4 धनात्मक, तो 7 में 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 3, और चिन्ह किसका लगाएंगे? बड़ी वाले का। तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। तो ये 3 सवाल हो गई। चौथी सवाल लिखी है 35 ईसा पूर्व और 60 ईस्वी में कितना अंतर है? 35 ईसा पूर्व और 60 ईस्वी में कितना अंतर है? तो देखिए, जब भी इस तरह की सवाल आएगी, आपको जो ईसा पूर्व लिखा है उसे माइनस में लिखना है और जो ईस्वी लिखा है उसे प्लस में लिखना है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो ऐसा सवाल लगाने के बाद हम आपको समझाएंगे। पहले सवाल लगा देते हैं। 35 ईसा पूर्व और 60 ईस्वी में कितना अंतर है? अंतर माने क्या होता है? घटाना। तो आप यहाँ घटाने का क्या लगाएंगे? चिन्ह। सही है। और 35 ईस्वी 60 ईस्वी यानी कि +60। ठीक। अब -35 -60 दोनों जुड़ जाएगा। 60 30 90 5 95 -95 यानी कि 95 का अंतर है। आपको यहाँ माइनस से मतलब नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि अंतर पूछ रहा है। तो 35 ईसा पूर्व और 60 ईस्वी में कितने वर्ष का अंतर है? 95 वर्ष का अंतर है। ऐसा क्यों हुआ? अब इसको आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए जब कैलेंडर की शुरुआत हुई तो कभी वर्ष 0 रहा होगा। 0 से बढ़ते बढ़ते 1 2 3 और आज 2020 है। कभी तो 0 शुरू हुआ होगा ना, 0 के बाद 1 हुआ होगा, सन 1 सन 2 सन 3 ऐसे ऐसे। तो क्या जब कैलेंडर शुरू हुआ तो यहीं से शुरू हुआ? इसके पहले दुनिया नहीं थी, दुनिया रही होगी। तो इसके पहले के समय को क्या कहा गया होगा? कैलेंडर के पूर्व का समय, है ना। यानी कैलेंडर के पूर्व का समय का मतलब एक शब्द दे दिया गया, ईसा पूर्व, ईसा बाद। ईसा का मतलब ईसा मसीह, ईसाइयों के पवित्र। 0 को आप मान लीजिए कि यहाँ पर ईसा मसीह का हुआ था जन्म। इनके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं वो ईस्वी मानी जाती है, यानी कि जन्म के बाद की घटना। इसे अंग्रेजी में एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी। और इनके पहले की घटना को बीसी मानते हैं, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। जैसे 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म लेने के 563 साल पहले पैदा हुए थे। जैसे लिखा जाता है कि 610 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 610 साल बाद इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। लिखा जाता है ना 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 570 साल के बाद जन्म हुआ। जैसे आपका 2005 में जन्म हुआ, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2005 साल बाद आपका जन्म हुआ। जैसे सिकंदर 323 ईसा पूर्व में भारत पर आया, आक्रमण किया, 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और 323 ईसा पूर्व में चला गया। इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के इतने साल पहले की घटना है। तो इसीलिए जो पहले की घटना होती है ईसा पूर्व, उसको हम माइनस में लिख देते हैं और जो बाद का होता है समय, उसको हम प्लस में लिख देते हैं। चलिए, अब आपके लिए एक प्रश्न है शक संवत एवं विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है? शक संवत आपका राष्ट्रीय कैलेंडर है, राष्ट्रीय पंचांग है। विक्रम संवत से आपके संविधान की रचना हुई है, आपके संविधान में विक्रम संवत का वर्णन है। शक संवत
अब आप पता करेंगे कि कब से शुरू हुआ, विक्रम संवत आप पता करेंगे कि कब से शुरू हुआ, और देखते हैं कि आपका जवाब कितने लोगों का सही होता है कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।